जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेज और स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोप लगे तो अडानी ने इसे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर हमला करार दिया। रामदेव के पतंजलि ब्रांड के एक नहीं कई प्रोडक्ट लैब टेस्ट के क्वालिटी चेक में रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन डिफेंस कुछ है तो बस एक, हम तो स्वदेशी हैं। ये सब विदेशी प्रोडक्ट्स की साजिश है और इसलिए देश के खिलाफ साजिश है। टाटा का नमक मतलब कि देश का नमक, ये दावा कुछ ऐसे बेचा जा रहा है जैसे बाकी ब्रांड्स तो विदेशी नमक बेच रहे हैं और एक अकेला टाटा ग्रुप ही देशभक्ति का कॉपीराइट रखता है। ऐसे न जाने कितने ही उदाहरण भरे पड़े हैं इंडिया के बिजनेस सेक्टर में और इन सब में एक कॉमन पैटर्न दिखता है जो दरअसल क्रोनी कैपिटलिज्म से भी ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है। ये है कॉर्पोरेट नेशनलिज्म, जहां की देशभक्ति या देश की आइडेंटिटी को खुलेआम अपना कॉलिंग कार्ड बनाया जाता है, एक मार्केटिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और फिर इस नेशनलिज्म की आड़ में चलता रहता है कॉर्पोरेट मोनोपोली और लूट का खुला खेल। लेकिन यहां सवाल तो लाजमी है कि ऐसे कॉर्पोरेट नेशनलिज्म से नेशन मजबूत होता है या ये बिजनेस ग्रुप्स मेड इन इंडिया जैसे इमोशनल नारों से बेचे जा रहे किसी प्रोडक्ट से नेशन या इसके सिटीजन्स का भला होता है या फिर इन प्रॉफिट मेकिंग कॉर्पोरेट ग्रुप्स का। आखिर क्यों नहीं रोका जाता है इन बिजनेस ग्रुप्स को कॉर्पोरेट नेशनलिज्म को एक मिसलीडिंग मार्केटिंग टूल बनाने से? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। इंडिया में आज क्रोनी कैपिटलिज्म से भी ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव टूल है कॉर्पोरेट नेशनलिज्म, जहां देशभक्ति को खुलेआम बिजनेस लूट बनाया जा रहा है। जब कोई कंपनी बोलती है देश के लिए काम कर रहे हैं तो तालियां बजती है। उस कॉर्पोरेट ग्रुप को देश के ग्रोथ स्टोरी का प्रॉक्सी समझा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी पूछा है कि देश मजबूत हो रहा है या कुछ बिजनेस घराने? ऐसे भावनात्मक नारों से देश अमीर होता है या सिर्फ कुछ कॉर्पोरेट घराने? ये कॉर्पोरेट नेशनलिज्म के नाम पर मुनाफे का धंधा करने वाले कितना आगे बढ़कर टैक्स में योगदान दे रहे हैं और कितने नए रोजगार क्रिएट कर रहे हैं? इनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो बात ही करनी बेमानी है। नहीं, ये तो भावनात्मक पूंजीवादी व्यवस्था का एक अलग ही लेवल का खेल है और आज हम बात करेंगे इसी खेल की, जिसे कहा जाता है कॉर्पोरेट नेशनलिज्म। कॉर्पोरेट नेशनलिज्म क्या है? कॉर्पोरेट नेशनलिज्म का मतलब होता है देशभक्ति की आड़ में प्रोडक्ट को पब्लिक में एक्सेप्टेंस दिलाना और साथ ही बिजनेस को सरकारी फायदा दिलवाना। कॉर्पोरेट नेशनलिज्म के इस खेल में हर प्रोडक्ट, अक्सर ही सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट या हाईली प्राइस प्रोडक्ट को आपके घर तक पहुंचाया जाता है देश हित में बताकर, और इसी तरह से हर पॉलिसी को अपने हित में बदलवा कर देश हित में बताया जाता है, लेकिन फायदा जाता है सीधे बड़े उद्योगपतियों की जेब में। बात सिर्फ प्रोडक्ट के मिसलीडिंग क्लेम्स तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि यह एक ऐसी लूट होती है जिसमें इन कॉर्पोरेट्स को मिलती है टैक्स में भारी छूट, सस्ते लोन और फिर अक्सर ही कर्ज माफी भी। सरकारी जमीन कौड़ियों के दाम मिल जाते हैं और बिना टेंडर के बड़े प्रोजेक्ट सौंपे जाते हैं। लेकिन जब नुकसान होता है तो भरपाई कौन करता है? हम और आप जैसे आम टैक्स पेयर। प्राइवेट प्रॉफिट, पब्लिक लॉस। बैंक डूबे तो जनता का पैसा गया, कंपनी डूबी तो सरकार ने बचाया, इससे महंगाई बढ़ी तो आम आदमी पिसा। लेकिन कॉर्पोरेट, हर संकट में अमीर और अमीर। असली नुकसान किसे? छोटे व्यापारी खत्म, नौकरियां घटती रही, महंगाई बढ़ती गई, टैक्स बोझ बढ़ता गया, यानी देश के नाम पर बिजनेस असल में देश के आम जनता की जेब पर डाका है। बड़ा सवाल तो यह है, अगर यह सच में नेशनलिज्म है तो मुनाफा कुछ लोगों का और दर्द पूरे देश का क्यों? अब फैसला आपको करना है। क्या यह विकास है या कॉर्पोरेट के नाम पर खुली छूट? इस कॉर्पोरेट खेल में देशभक्ति अब ब्रांड बन चुकी है। तिरंगा पैकेट पर मेड फॉर नेशन टैगलाइन देशभक्ति वाले विज्ञापन, लेकिन प्रोडक्ट महंगे। मुनाफा रिकॉर्ड लेवल पर, और इसी सबसे देश के लिए सेंटिमेंट ऑफ सेल्स स्ट्रेटजी बन चुकी है। पॉलिसी देश के नाम पर, फायदा कॉर्पोरेट को। हर स्कीम के साथ एक लाइन, देश के विकास के लिए जरूरी। टैक्स छूट, सब्सिडी, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और रिसोर्स एक्सेस, सब कुछ सिर्फ कुछ चुनिंदा कंपनियों के लिए और रिस्क जनता का। प्रॉफिट प्राइवेट, और अगर प्रोजेक्ट फेल हो
तो सरकार बचाती है, कंपनी डूबे तो बैंक लोन माफ, महंगाई बढ़े तो जनता भुगते, लेकिन जब मुनाफा हो, नहीं, वो देश का नहीं और ना ही टैक्स पेयर्स का, वो तो पूरा कॉरपोरेट का। दरअसल 1990 के आर्थिक उदारीकरण के बाद विकास के नाम पर बड़ा बिजनेस पुश देने की जो कोशिश शुरू हुई थी, वो कब कैपिटलिज्म से क्रोनी कैपिटलिज्म और कॉरपोरेट नेशनलिज्म में तब्दील होती चली गई, कुछ पता ही नहीं चला देश की आम जनता को। तब कहा गया था देश को आगे बढ़ाने के लिए बड़े उद्योग जरूरी हैं। हकीकत लेकिन कुछ और ही थी। सरकारी कंपनियां सस्ती बेची गई, बड़े ग्रुप्स को नेचुरल रिसोर्सेज मिले, छोटे उद्योग दबते चले गए। इसे कहा गया रिफॉर्म फॉर नेशन। फायदा हुआ कॉर्पोरेट एक्सपेंशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, देश बना रहे हैं। इसके नैरेटिव से हाईवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स सबका ही स्लोगन रहा नेशन बिल्डिंग। लेकिन इसी में छिपा था एक ऐसा बिजनेस मॉडल जहां कॉर्पोरेट्स को सरकारी जमीन सस्ती दी जाने लगी, सरकारी गारंटी साथ में। नतीजा ये कि रिस्क जनता का और मुनाफा कॉर्पोरेट का। प्राइवेट प्रॉफिट प्लस पब्लिक रिस्क इज इक्वल टू नेशन बिल्डिंग। उदाहरण के तौर पर टेलीकॉम सेक्टर, डिजिटल इंडिया के नाम पर कहा गया देश को सस्ता इंटरनेट चाहिए, देश को डिजिटल बनाना है। असल में हुआ क्या? प्राइस वॉर से छोटे प्लेयर्स खत्म, सरकार से स्पेक्ट्रम राहत, एजीआर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जैसे मुद्दों पर पैकेज। आज मार्केट कुछ कंपनियों के हाथ में है, प्रतियोगिता कम तो क्या खत्म ही है, कंट्रोल ज्यादा है इस डिओपोली में। पुराने प्लेयर्स खत्म और बस दो पार्टियों की मोनोपोली बनी देश हित के नाम पर। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी नेशन बिल्डिंग के नाम पर वही प्राइवेट प्रॉफिट नैरेटिव था। देश को हाईवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स चाहिए, विकास के लिए जरूरी है। हकीकत ये कि सस्ती सरकारी जमीन, सरकारी गारंटी पर लोन, रिस्क जनता का, टॉल प्लस प्रॉफिट कॉर्पोरेट का। घाटा हुआ तो प्रोजेक्ट सरकार ने संभाला, फायदा हुआ तो प्राइवेट कंपनी ने रखा। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे नारे लुभावने भी लगे देश की आम भावुक जनता को। देश में बनाओ, देश को मजबूत करो। रियलिटी क्या है? भारी सब्सिडी, बड़े उद्योगों को टैक्स छूट, सरकारी ऑर्डर फिक्स, जबकि छोटे मैन्युफैक्चरर्स आज भी क्रेडिट के लिए जूझते रहे हैं। मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, आत्मनिर्भरता का कॉर्पोरेट वर्जन बना, जहां की नैरेटिव दिया गया कि देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, नौकरियां क्रिएट की जाएंगी। लेकिन हकीकत यह कि भारी सब्सिडी बड़े ग्रुप्स को, टैक्स छूट और सरकारी ऑर्डर की गारंटी। वहीं दूसरी तरफ एमएसएमई आज भी लोन के लिए भटकते हैं। बड़ा फायदा बड़े उद्योगों को, बैंक लोन राइट ऑफ, सिस्टम बचाने के नाम पर अरबों माफ। नैरेटिव सुनने में अच्छा लगता है कि बड़े कॉर्पोरेट डूबेंगे तो इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। हकीकत बस इतना है कि हजारों करोड़ के एनपीए राइट ऑफ, टैक्स पेयर्स का पैसा गया, कई प्रमोटर्स आराम से नए बिजनेस में शिफ्ट हो गए। छोटे लोन वालों पर सख्ती, बड़े डिफॉल्टर पर रहम। नेशनलिज्म का फायदा उठाते हैं बड़े कॉर्पोरेट, लेकिन छोटे बिजनेस या किसान, उनके लिए तो सख्ती और सब कुछ ही नियम कानून से। नेचुरल रिसोर्सेज के दोहन की एक अलग ही कहानी है। देश के विकास के नाम पर सस्ता आवंटन, कोयला, खनिज, जमीन, पानी, सब। नैरेटिव ये कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ देश के लिए जरूरी है, लेकिन हकीकत ये कि संसाधन सस्ते में दिए गए, पर्यावरण नुकसान जनता का, प्रॉफिट प्राइवेट कंपनियों का, रिसोर्स देश के, कमाई कुछ बिजनेस घरानों की। और इसलिए कोई कॉर्पोरेट जब राष्ट्रवाद बेचने लगता है तो मुझे उसके प्रोडक्ट पर संदेह होने लगता है। यदि आप अच्छी गुणवत्ता की चीजें बना रहे हैं तो वह अपनी गुणवत्ता के दम पर अपना बाजार बना ही लेगी। हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं इसके। लेकिन यदि गुणवत्ता में कमी है तो आपको बाजार बनाने के लिए बैसाखियों की जरूरत पड़ेगी। भावना बड़ी कारगर बैसाखी है, एक ट्राइड एंड टेस्टेड मार्केटिंग टूल है। और वही भावना अगर राष्ट्रवाद की लहर पर सवार होकर आए फिर तो मारक है, डेडली कॉम्बो। भारत में कई कंपनियां ऐसा करती हैं। अभी हाल में कार कंपनियां यही करने लगी हैं। देश का लोहा, देसी टेस्ला वगैरह वगैरह। इनमें देशभक्ति का कॉपीराइट लिए टाटा जैसे कॉर्पोरेट दिग्गज भी हैं और ओला जैसे नए नवेले भी। इन्होंने अपनी कार, स्कूटर बेचने के लिए भावना में लपेटकर देश बेचा है। लेकिन अब जरा इनका खेल समझिए। यह एक तथ्य है कि भारत सबसे असुरक्षित सड़कों वाला देश है। दिसंबर में नितिन गडकरी ने संसद में 2024 का डेटा रखा था। डेटा यह है कि 2024 में देश भर में सड़क दुर्घटनाओं में 1,77,000 से अधिक लोग मरे।
मतलब कि प्रतिदिन का औसत 485 लोगों का निकल रहा है। इस हिसाब से महामारी है ये। दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या भारत में सर्वाधिक है। पीटीआई की एक रिपोर्ट है, 15 जनवरी 2026 की रिपोर्ट सरकारी आंकड़ों से बताती है कि 2019 से 2023 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं के कारण 7,78,000 से भी अधिक लोग मरे। इनमें 3,35,000 लोग दोपहिया सवार थे। यानी देश में सड़क पर जो मौतें हो रही हैं उनमें आधे से ज्यादा स्कूटर मोटरसाइकिल वाले हैं। स्कूटर मोटरसाइकिल से कौन चल रहे हैं? स्वाभाविक उत्तर है गरीब या आर्थिक तौर पर निचले तबके के लोग। लाख रुपए के लगभग में उन्हें साधन मिल जा रहा है। भारत में अभी कुल जितने पंजीकृत वाहन हैं उनमें 70-75% दोपहिया हैं। संख्या है करीब 30 करोड़। कई एक्सपर्ट इस बात पर जोर दे चुके हैं कि एक मोटरसाइकिल से कई गुना सुरक्षित है छोटी से छोटी कार। ऐसा नहीं है कि कार में चल रहे हैं तो दुर्घटना नहीं हो सकती है या जान नहीं जा सकती है, लेकिन मोटरसाइकिल या स्कूटर की तुलना में मरने की संभावना बहुत कम हो जाती है। सरकारी आंकड़े तो यही बता रहे हैं। इसी के मद्देनजर सरकार एक नया नियम ला रही थी। इसका मसौदा तैयार हुआ और मसौदे में सरकार ने प्रस्ताव रखा 910 किलोग्राम से कम वजन वाली कारों पर रियायत दी जाए। ये छूट छोटी कारों की कीमतें कम कर देती। कम इस तरह से कि नए नियम में फ्यूल और एमिशन को लेकर जो प्रावधान हैं उनमें कीमतें ठीक ठाक बढ़ेंगी। नियम अगले साल 2027 में लागू होगा। सरकार की योजना यह थी कि छोटी कारों पर इसका अधिक असर ना हो, छोटी कारों की कीमतें अधिक ना बढ़ें। उद्देश्य साफ था, दोपहिया से पहली कार की ओर बढ़ रहे लोगों के कदम बढ़ते रहें और देश में रोड एक्सीडेंट का ग्राफ नीचे आए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कारण, देश का लोहा बेचने वाली कंपनी को इस पर आपत्ति हुई। टाटा को साथ मिला महिंद्रा का, इन दोनों को साथ मिला तमाम विदेशी कंपनियों का। जबरदस्त लॉबी बनी। लॉबी ने सरकार में अपनी बात मनवा ली। सरकार ने छोटी कारों को कंसेशन देने का प्लान ड्रॉप कर दिया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अब किसी छोटी कार को कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। अब जरा एक मिनट ठहर कर सोचिए। राष्ट्रवाद का झंडा ढोने में सबसे आगे है गरीब और निम्न मध्यम वर्ग। अमीरों को इन चोचलों से अधिक फर्क नहीं पड़ता है। वाद कोई भी रहे, उसे आगे बढ़ने से मतलब रहता है। छोटी कारें कौन खरीदता है? जवाब है गरीब और निम्न मध्यम वर्ग। सरकार के कॉन्सेशन वाले प्लान के ड्रॉप होने से क्या होगा? छोटी कारों की कीमतें भी ठीक ठाक बढ़ेंगी। इससे कौन मोटरसाइकिल चलाते रहने के लिए अभिशप्त होगा? निश्चित ही गरीब और निम्न वर्ग। टाटा और महिंद्रा समेत तमाम विदेशी कंपनियों को आपत्ति थी कि इस छूट से सारा फायदा मारुति ले जाएगी। इस पर पूछा जाना चाहिए था कि भाई, तुम्हें किसने रोक दिया छोटी कार बनाने से? तुम लोग भी बनाओ छोटी कार, दो उसमें मारुति की तरह रिफाइन इंजन, बनाओ मारुति जैसा सर्विस नेटवर्क। लेकिन सरकार तो पिरामिड के सबसे ऊपर से संचालित है, जहां सबसे कम फुर्सत रहती है नीचे के तबके की ओर देखने की। लेकिन यही वो देश का निचला तबका है जो सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट नेशनलिज्म से प्रभावित होता है। हम और आप तो बस सवाल ही पूछते रहते हैं, लेकिन क्या करें जब सवाल पूछना ही देशद्रोह बना दिया जाए। किससे पूछें कि इतना फायदा क्यों उन्हें? पूछने पर तो कहा जाता है देश के दुश्मन हो, पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हो। यानी बिजनेस बचाने के लिए देशभक्ति ढाल बन गई है। असली देशभक्ति क्या है? असली देशभक्ति का मतलब है ईमानदार नीतियां, सबके लिए बराबर मौका, जनता का पैसा सुरक्षित, न कि कुछ कंपनियों को अमीर बनाना। जब देशभक्ति सवाल बंद कर दे तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं लूट शुरू हो चुकी है। सोचिए, समझिए, सवाल कीजिए, पैटर्न को समझिए। सब जगह सेम पैटर्न है। देश का नाम और नीति बदली। नीति बदली तो कॉर्पोरेट को फायदा हुआ, नुकसान हुआ तो जनता ने भरा। अगली बार जब भी आप सुने देश के लिए जरूरी है इस बिजनेस को सपोर्ट मिले, तो तुरंत पूछिए फायदा किसे, रिस्क कौन उठा रहा है? अक्सर जवाब में होगा बस खामोशी। लेकिन इस खामोशी के मायने हैं फायदा कॉर्पोरेट को और बोझ आम जनता को। हर केस में एक ही फॉर्मूला, देश का नाम इस्तेमाल करो, नीति अपने हिसाब से बनवाओ, रिस्क जनता पर डालो, मुनाफा प्राइवेट रखो। निष्कर्ष ये कि इंडिया में कॉर्पोरेट नेशनलिज्म का मतलब है देश के नाम पर बिजनेस और बिजनेस के नाम पर लूट। अगर आप भी ऐसे कॉर्पोरेट नेशनलिज्म के नाम पर नेशनल लूट के खिलाफ हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल के साथ जुड़ें। हम ऐसे ही जन सरोकारों के मुद्दे आगे भी उठाते रहेंगे। शुक्रिया।